सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि क्लेम अमाउंट को किस तरह से मॉडल करा जाता है, कौन कौन से हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा कि लॉस अमाउंट्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, विच इज पॉजिटिवली स्क्यूड विद लॉन्ग टेल, राइट। एंड हमने कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन देखे, हमने एक्सपोनेंशियल देखा, हमने लॉग नॉर्मल को देखा, देन हमने कुछ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन देखे जो हमने CS1 में अभी तक नहीं यूज करे हैं, विच इज परेटो, बुर डिस्ट्रीब्यूशन, विबल, और हमने एक्सपोनेंशियल के साथ साथ गामा भी पढ़ा। सो दीज वर द डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने लास्ट क्लास में देखी। नाउ we'll be starting with chapter 18 now, which is reinsurance. चैप्टर 18 रीइंश्योरेंस। तो रीइंश्योरेंस पहले समझते हैं कि रीइंश्योरेंस क्या, नेम से क्या सजेस्ट कर रहा है। सो रीइंश्योरेंस में हम एक और बार इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ। अब रीइंश्योरेंस स्ट्रक्चर किस तरह से ऑपरेट करता है, व्हाई डू वी नीड अ रीइंश्योरेंस, हम उसको समझते हैं ना। सबसे पहले वी हैव अ पॉलिसी होल्डर, and then we have an insurer. अब एक पॉलिसी होल्डर जो है वो बहुत सारे रिस्क फेस करता है, बी इट रिलेटेड टू एसेट, बी इट रिलेटेड टू लाइफ, बी इट रिलेटेड टू देयर हेल्थ। फॉर एग्जांपल अगर हम मोटर पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी होल्डर को बहुत सारे इवेंट्स का डर है फॉर दैट एसेट। पॉलिसी होल्डर को डर है ऑफ गेटिंग द कार स्टोलन और सम डैमेज एटसेट्रा। तो पॉलिसी होल्डर अपना ये जो पूरा का पूरा रिस्क है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एसेट उसको ट्रांसफर करने के लिए किसको अप्रोच करता है, टू द इंश्योरर। इंश्योरर को पॉलिसी होल्डर क्या बोलता है कि आई विल पे यू सम अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, कि मैं आपको एक अमाउंट दूंगा प्रीमियम, और बदले में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि जब भी मेरे उस एसेट को कुछ भी डैमेज होता है या वो इवेंट अकर होता है जिससे रिलेटेड पॉलिसी होल्डर को डर है या पॉलिसी होल्डर को जिससे रिस्क है, वो इवेंट होता है तो आप मेरे को एक क्लेम देंगे। तो पॉलिसी होल्डर बेसिकली अपना पूरा का पूरा जो रिस्क है वो किसको ट्रांसफर कर दे रहा है, इंश्योरर को, और उसको प्रीमियम दे रहा है और बदले में एक्सपेक्ट कर रहा है क्लेम, कि जब भी इवेंट होगा मैं आपसे अपना मनी क्लेम कर लूंगा। सो दैट इज वेयर द वर्ड क्लेम कम्स फ्रॉम। तो पॉलिसी होल्डर ने क्या करा, अपना पूरा रिस्क किसको ट्रांसफर कर दिया, इंश्योरर, फॉर अ मिनिमल अमाउंट जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। नाउ थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंश्योरर, बहुत सारे ऐसे पॉलिसी होल्डर इंश्योरर के पास अप्रोच करते हैं, सब अपने रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं, कोई हाई रिस्क पोर्टफोलियो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, हर तरह के रिस्क पॉलिसी इंश्योरर के पास जाते हैं। तो सारा का सारा रिस्क किस पे कंसंट्रेशन हो गया अब, इंश्योरर का, क्योंकि पॉलिसी होल्डर तो अब इज ऑन द सेफर साइड। सारा रिस्क किसके पास है, इंश्योरर के पास। तो इंश्योरर अपना रिस्क को कम करने के लिए एक और पार्टी के पास अप्रोच करता है जिसको हम बोलते हैं री इंश्योरर। इंश्योरर अपना रिस्क कम करने के लिए री इंश्योरर के पास अप्रोच करता है, सिमिलरली जैसे एक पॉलिसी होल्डर इंश्योरर के पास अप्रोच करता है। इंश्योरर पॉलिसी होल्डर से अब री इंश्योरर से अब क्या बोलता है, इंश्योरर बोलता है कि मैं आपको कुछ एक अमाउंट दूंगा विच इज अ पार्ट ऑफ प्रीमियम। इंश्योरर री इंश्योरेंस से बोलता है कि मैं आपको कुछ एक प्रीमियम जो मैंने रिसीव करा है उसका कुछ पार्ट मैं आपको पे करूंगा, एंड बदले में आप मेरे को क्या दे दो, पार्ट ऑफ क्लेम दे दो। तो जिस तरीके से पॉलिसी होल्डर ने अपना रिस्क किसको ट्रांसफर करा, इंश्योरर को, सिमिलरली इंश्योरर ने अपना रिस्क किसको ट्रांसफर करा, री इंश्योरर को। कुछ पार्ट उसने प्रीमियम जितना भी कलेक्ट करा उसका कुछ पार्ट उसने री इंश्योरर को दे दिया, सिमिलरली री इंश्योरर कुछ पार्ट ऑफ द क्लेम इंश्योरर को दे देगा। आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरीके से री इंश्योरर स्ट्रक्चर काम करता है, क्यों री इंश्योरर के पास इंश्योरर अप्रोच करता है। विल लुक एट कि क्या क्या और पर्पस है री इंश्योरेंस परचेज करने के। ऑलराइट, नाउ थ्रू आउट दिस चैप्टर we will use three random variables x, y and z. We'll have x, y and z. Now one thing to note here is कि हम लोग CS2 में प्रीमियम्स की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कि प्रीमियम कितना प्रीमियम री इंश्योरर को जा रहा है, कितना प्रीमियम री इंश्योरर कलेक्ट कर रहा है, उसका कितना परसेंट जा रहा है। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्लेम की बात कर रहे हैं कि क्लेम कितना इंश्योरर देगा और कितना री इंश्योरर देगा।
और हम लोग इस चैप्टर में विल हैव 3 रैंडम वेरिएबल्स x, y एंड z। पहले हम इनको फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। So for x we have x is gross claim amount, x is gross claim amount, or we can say total amount payable to policy holder। x, y और z हमारे पास क्या है, x, y और z हमें डिनोट कर रहे हैं अमाउंट्स को। x is gross claim amount or we can say total amount payable to the policy holder, y is amount paid by the insurer for a single claim, and similarly z हो जाएगा amount paid by the reinsurer for a single claim। Now why are we saying single claim? सबसे पहले उसको समझते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल क्लेम की बात करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट ऑफ क्लेम्स। हम लोग सिर्फ एक सिंगल क्लेम की बात करेंगे। तो एक्स हमारा क्या डिनोट कर रहा है? एक्स डिनोट कर रहा है कि पॉलिसी होल्डर को कितना पैसा टोटल देना है। ऑलराइट, बेसिकली टोटल क्लेम कितने रुपीज का आया या कितने पाउंड्स का आया, हम उसकी बात कर रहे हैं। नाउ वाई, जो भी टोटल क्लेम अमाउंट आया उसका कितना प्रपोर्शन इंश्योरर ने दिया, एंड जेड हमें डिनोट कर रहा है कि उसका बचा हुआ पोर्शन वो किसने दिया, री इंश्योरर ने दिया। तो जेड डिनोट करता है कि कितना अमाउंट री इंश्योरर पे कर रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि एक्स, वाई और जेड क्या डिनोट कर रहे हैं। एक्स इज टोटल क्लेम अमाउंट, वाई पेड बाय द इंश्योरर एंड जेड पेड बाय द री इंश्योरर। ऑलराइट, नाउ अब ये हमने जो 3 डेफिनेशन लिखी, इससे एक बात तो बहुत क्लियर है कि एक्स इज वाई प्लस जेड। राइट, टोटल क्लेम अमाउंट का कुछ पोर्शन इंश्योरर दे रहा होगा, कुछ पोर्शन री इंश्योरर दे रहा होगा। टोटल वो कितना होगा, टोटल जो भी मनी, क्योंकि पॉलिसी होल्डर को तो उतना ही मिलना है। अब उसमें से कुछ इंश्योरर दे देगा, कुछ री इंश्योरर। सो दिस रिजल्ट is straightforward from the above definitions. Another point to notice कि we are concerned, we are basically thinking from the insurer's perspective। हम लोग पॉलिसी होल्डर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं कि प्रीमियम ज्यादा है या क्लेम बहुत कम मिला है। वी आर थिंकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ इंश्योरर। तो इंश्योरर के पर्सपेक्टिव से वट आर वी थिंकिंग कि जितना ज्यादा प्रीमियम है दैट इज फाइन, एंड जितना कम हमारा क्लेम अमाउंट होगा दैट इज फाइन। सो वी आर बॉदर्ड अबाउट इंश्योरर्स पर्सपेक्टिव कि इंश्योरर के पास से क्या जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। तो एक्स, वाई और जेड हमने डिफाइन कर लिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एम ऑफ दिस चैप्टर। हमने बेसिक स्ट्रक्चर ले लिया री इंश्योरर का, बट व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इन दिस चैप्टर? हम लोग एम लिख लेंगे, प्लीज राइट डाउन। एम इज टू कैलकुलेट the expected claim amounts, to calculate the expected claim amounts paid by the insurer and reinsurer in respect of a single claim, क्या हम इस चैप्टर का क्या एम है? थ्रू आउट दिस चैप्टर हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि इंश्योरर कितना पे करेगा एंड री इंश्योरर कितना पे करेगा। दिस इज द एम ऑफ दिस चैप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अगेन सिंगल क्लेम वी आर टॉकिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पस ऑफ री इंश्योरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पस ऑफ री इंश्योरेंस। हमने देख लिया कि कैसे इंश्योरर अपना रिस्क ट्रांसफर करता है री इंश्योरर के पास, बट हम what are the other arguments for why we take a री इंश्योरेंस? तो क्या क्या पर्पस और हो सकते हैं हमारे री इंश्योरेंस परचेज करने के? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहला इज टू रिड्यूस द मीन क्लेम अमाउंट। सबसे पहली स्टेटमेंट इज टू रिड्यूस द मीन क्लेम अमाउंट ऑफ whom? फ्रॉम द इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव अगेन, insurers perspective। तो पहला इज टू रिड्यूस द मीन क्लेम अमाउंट। सेकेंड पर्पस इज टू रिड्यूस द volatility, और
variance of claim amounts. First purpose is to reduce the mean claim amount. Second purpose is to reduce the volatility or variance of the mean claim amount of the claim amounts. Third purpose that we have is to reduce the risk, and sell more business, to reduce the risk and sell more business. And the fourth purpose is to use the expertise of the reinsurer. ऑलराइट, तो हमारे पास चार पर्पस है री इंश्योरेंस परचेज करने के. द फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस द मीन क्लेम अमाउंट. सेकंड इज टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी और वेरिएंस ऑफ क्लेम अमाउंट्स. ये दो पार्ट्स को हम लोग अभी आगे देखेंगे मैथमेटिकली कि कैसे रिड्यूस हो रहा है ये दोनों चीजें, मीन क्लेम अमाउंट एंड वोलेटिलिटी. द थर्ड इज टू रिड्यूस द रिस्क एंड सेल मोर बिजनेस. हाउ इज दिस नाउ? अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि पॉलिसी में जो सम इंश्योर्ड है, जो मैक्सिमम क्लेम अमाउंट है, लेट्स से दैट इज 1 लाख, एंड उसका जो प्रीमियम ज्यादा है दैट इज वेरी लो कंपेरेटिव टू द क्लेम अमाउंट. लेट्स से अगर हम बोल रहे हैं कि 1000 और 2000 पर मंथ में वी गेटिंग अ कवरेज ऑफ 10 lakhs लेट्स से, तो हाउ, ये बहुत मेजर डिफरेंस है. तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे ये प्रीमियम डिसाइड करती है और कितनी पॉलिसीज वो बेच सकती है? इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट सेल अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉलिसीज. इंश्योरेंस कंपनी को उतने एसेट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं कि वो उतना क्लेम अमाउंट जितना प्रॉमिस है दैट कुड बी पेड. ऑलराइट, तो इंश्योरेंस कंपनी अनलिमिटेड बिजनेस तो नहीं बेच सकती है. एंड अगर वो बहुत सारी पॉलिसीज बेच रही है तो उसके पास रिस्क बढ़ता चला जा रहा है, उसके एसेट्स कंपैरेटिवली कम होते जा रहे हैं. इट कैन हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ पॉलिसीज बीइंग सोल्ड. री इंश्योरेंस परचेज करने से क्या होगा? री इंश्योरेंस परचेज करने से इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी. हाउ? क्योंकि अब कुछ पार्ट री इंश्योरर देगा क्लेम का. तो इंश्योरेंस बाय रिस्क व्हाट डू वी मीन? रिस्क इज अगेन मीन एंड वोलेटिलिटी ऑफ द क्लेम अमाउंट्स. तो अगर इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क कम हो रहा है तो वो और ज्यादा पॉलिसीज बेच सकेगा, राइट? तो री इंश्योरेंस परचेज करने से इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस इस पर्पज से भी लेती है कि उसकी लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी, वो अपना रिस्क थोड़ा ट्रांसफर कर देगा एंड इट विल, द इंश्योरेंस कंपनी विल नाउ बी स्लाइटली ऑन द सेफर साइड एज कंपेरेटिव व्हेन देयर इज नो री इंश्योरेंस. तो अब वो और ज्यादा पॉलिसीज अपना बेच सकता है एंड कैन एक्सपैंड द बिजनेस, राइट? I hope this part is clear. Now the fourth one, to use the expertise of reinsurer. कैसे वो expertise reinsurance company का यूज कर सकता है? Now let's say एक इंश्योरेंस कंपनी लेट्स से किसी न्यू सेगमेंट में पॉलिसीज बेचना स्टार्ट कर रही है. लेट्स से अभी तक सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी मोटर व्हीकल पॉलिसीज बेच रही थी. नाउ इट इज आल्सो सेलिंग हाउस होल्ड कंटेंट इंश्योरेंस, हाउस होल्ड इंश्योरेंस भी बेच रही है. बट ये इंश्योरेंस कंपनी कभी भी इस सेगमेंट में उसने डील नहीं करा है. तो इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या होगा? बहुत लिमिटेड डेटा होगा इस लाइन के रिगार्डिंग, राइट? तो उसको नंबर ऑफ क्लेम्स मॉडल करने में, क्लेम अमाउंट्स को मॉडल करने में देयर विल बी वेरी डिफिकल्ट. इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हर इंश्योरेंस लाइन बहुत डिफरेंटली बिहेव करती है. तो री इंश्योरेंस परचेज करने से क्या होगा? री इंश्योरेंस, अब अगर हम री इंश्योरेंस परस्पेक्टिव से पहले देखें, क्या एक री इंश्योरेंस कंपनी के पास सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी अप्रोच करती है? द आंसर इज नो. एक री इंश्योरेंस कंपनी के पास मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज अप्रोच करते हैं. तो री इंश्योरेंस के पास बहुत सारा डेटा होगा, राइट? बहुत सारी कंपनीज इंश्योरेंस कंपनी के पास अप्रोच करती है. हर इंश्योरेंस कंपनी के पास देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ इंश्योरेंस लाइंस. तो इंश्योरेंस कंपनी के पास इट इज हाई चांसेस कि इंश्योरेंस कंपनीज के पास किसी ना किसी वे में हर लाइन ऑफ इंश्योरेंस का डेटा होगा, राइट? तो अगर एक इंश्योरेंस कंपनी इस हाउस होल्ड कंटेंट इंश्योरेंस के लिए री इंश्योरर को अप्रोच करती है तो री इंश्योरेंस के डेटा को वो एक्सेस कर सकती है. री इंश्योरर हेल्प कर सकता है टू मॉडल द क्लेम अमाउंट्स, टू मॉडल द रिजर्व जो सेटअप करने की रिक्वायरमेंट है, टू मॉडल द क्लेम अमाउंट्स. तो एक री इंश्योरर को अप्रोच करने से द इंश्योरेंस कंपनी कैन बेटर अंडरस्टैंड द लाइन ऑफ बिजनेस. आई होप दिस फोर्थ पार्ट इज क्लियर एज वेल. फर्स्ट 2 पॉइंट्स को हम लोग मैथमेटिकली अभी आगे देखेंगे. So please note this purpose of reinsurance and then we will continue. So our next topic is types of reinsurance. Next topic is types of reinsurance. तो broadly speaking reinsurance के broadly 2 types हैं. First is proportional. First one is proportional and second is non-proportional. Right?
ब्रॉडली दो कैटेगरीज में हम री इंश्योरेंस होते हैं, दो टाइप्स के. फर्स्ट इज प्रोपोर्शनल एंड सेकंड इज नॉन प्रोपोर्शनल. नाउ दीज कैन फर्दर बी सेग्रीगेटेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस. प्रोपोर्शनल में सबसे पहले वी हैव कोटा शेयर. द फर्स्ट वन इज कोटा शेयर, second is surplus. Under proportional we have quota share and surplus, and under non proportional again we have two different types of reinsurance. First one is individual excess of loss. Excess of loss इसको हम XOL से भी डिनोट करते हैं. Excess of loss can also be written as XOL. And the other one is stop loss. नॉन प्रोपोर्शनल में वी हैव इंडिविजुअल एक्सेस ऑफ लॉस एंड स्टॉप लॉस. अब हम समझते हैं कि ये पहले इनको एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये चारों तरह के, पहले प्रोपोर्शनल नॉन प्रोपोर्शनल क्या होता है, एंड देन ये चारों टाइप्स के री इंश्योरेंस में क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने मिलते हैं. नाउ प्रोपोर्शनल एंड नॉन प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल एज द नेम सजेस्ट कि इंश्योरर और री इंश्योरर के बीच में एक प्रोपोर्शन सेट होगा. कुछ प्रोपोर्शन उसका इंश्योरर दे रहा होगा, जो भी सेट प्रोपोर्शन होगा वो प्रोपोर्शन इंश्योरर दे रहा होगा, एंड बाकी का बचा हुआ प्रोपोर्शन कौन दे रहा होगा, री इंश्योरर देगा. सो बेसिकली देयर इज अ प्रोपोर्शन थिंग इन द प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस. कुछ एक प्रोपोर्शन में हम लोग क्लेम अमाउंट्स को डिवाइड कर देंगे, कुछ पार्ट उसका इंश्योरर दे देगा, कुछ पार्ट उसका री इंश्योरर दे देगा. ऑलराइट, नॉन प्रोपोर्शनल में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी प्रोपोर्शन. तो हम किस बेसिस पे री इंश्योरेंस लेंगे, we'll talk about this when we talk about individual excess of loss. Now proportional में we have quota share and surplus. तो quota share में क्या होता है कि एक proportion सेट हुआ, let's say 80% हमने proportion सेट कर लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरर से बोलती है कि 80% ऑफ द क्लेम्स, जो भी क्लेम अमाउंट आया, लेट्स से 100 रुपीज का क्लेम आया, तो उसका 80% विच इज 80 रुपीज वो मैं पे कर दूंगा, एंड जो बाकी का बचा दैट इज 20% वो री इंश्योरर पे करेगा. सो दिस इज सिंपली दी कोटा शेयर. नाउ सरप्लस. सरप्लस और कोटा शेयर में कहाँ डिफरेंस आता है? कोटा शेयर में क्या होता है कि हर पॉलिसी में जो ये 80% है, जो ये प्रोपोर्शन है, दैट रिमेन्स फिक्स्ड, कि हर पॉलिसी पे, हर क्लेम पे 80% ही री इंश्योरर पे करेगा एंड 20% ही री इंश्योरर पे करेगा. बट सरप्लस में क्या डिफरेंस आता है? सरप्लस में पॉलिसी टू पॉलिसी दिस प्रोपोर्शन कैन वेरी. So this is the main difference between quota share and surplus. Surplus में भी we talk about a proportion, but वो proportion हर claim to claim vary कर सकता है. Alright, I hope this part is clear. Proportional. Now coming on to the non proportional part. Non proportional में क्या बोलते हैं इंश्योरर री इंश्योरर से, कि हम एक लिमिट सेट कर लेते हैं, लेट्स से 1000 रुपीज, कि अगर 1000 से ऊपर क्लेम आया तो 1000 के ऊपर वाला पार्ट कौन पे कर देगा? री इंश्योरर. 1000 तक का क्लेम कौन पे कर देगा? इंश्योरर. तो लेट्स से अगर हमारी लिमिट हमने सेट करी 1000 रुपीज एंड क्लेम आया 1200, तो इंश्योरर बोलते हैं कि 1000 उसमें से मैं पे करूंगा, और बाकी का जितना भी ऊपर का रहती है 200 वो कौन पे कर देगा? हमारा री इंश्योरर पे कर देगा. सो अब इंडिविजुअल एक्सेस ऑफ लॉस. इंडिविजुअल से हमें क्या पता लग रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन वन सिंगल क्लेम. हम एक एक हर क्लेम के लिए लिमिट सेट करते हैं कि एक सिंगल क्लेम का इज लिमिट इज 1000. स्टॉप लॉस में कहाँ डिफरेंस आता है? वही सिमिलर डिफरेंस आता है जो कोटा शेयर और सरप्लस में आया, कि स्टॉप लॉस में हम एग्रीगेट पॉलिसीज की बात करते हैं. एग्रीगेट पॉलिसीज की कैसे? स्टॉप लॉस में हम बोलते हैं कि एक सिंगल क्लेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि इस पूरे पोर्टफोलियो में जितने भी क्लेम्स आएंगे उनकी एक मैक्सिमम लिमिट रख देंगे. जैसे हम इसमें क्या कर रहे थे, हम एक सिंगल क्लेम की लिमिट रख रहे थे 1000. हम इसमें बोल देंगे कि एक लेट्स से 10 क्लेम्स हैं, 10 पॉलिसीज हैं, इन 10 की हम एक ही साथ एग्रीगेट लिमिट रख देंगे. वो लेट्स से हमने बोल दिया लेट्स से कि वो है 15,000, कि भाई सारी पॉलिसीज को मिला के जो भी क्लेम अगर 15,000 से ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला पार्ट कौन पे करेगा? री इंश्योरर पे करेगा. 15,000 तक का इंश्योरर पे करेगा. सो इंडिविजुअल एक्सेस ऑफ लॉस में हम एक इंडिविजुअल क्लेम की बात कर रहे हैं, स्टॉप लॉस में हम मल्टीपल क्लेम्स की बात कर रहे हैं, एक एग्रीगेट लिमिट की बात कर रहे हैं. ऑलराइट, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ हमारे सिलेबस में वी ओनली हैव कोटा शेयर एंड इंडिविजुअल एक्सेस ऑफ लॉस, क्योंकि हम सरप्लस और ये एनीवे डजंट मेक एनी सेंस. व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल क्लेम, और ये दोनों में इसमें क्या होता है, मल्टीपल पॉलिसीज में डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन हो जाएगा. हम एक ही क्लेम की बात करें, सो दैट इज एनीवे कोटा शेयर. स्टॉप लॉस में अगेन हम एग्रीगेट लिमिट की बात कर रहे हैं, बट वी हैव ओनली वन क्लेम इन अ सिलेबस. ऑलराइट, इन दिस चैप्टर पर्टिकुलरली. सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस. प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? कोटा शेयर. राइट, अब हम लोग समझते हैं कि प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस की कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे डिवीजन होता है सब चीज को.
तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं अल्फा, विच इज द रिटेन्ड प्रपोर्शन। Alpha is the retained proportion. Now retained by whom? Retained by insurer. क्या समझ आया इससे कि अल्फा एक रिटेन्ड प्रपोर्शन है। अल्फा रिटेन्ड बाय हुम? द इंश्योरर, यानी क्लेम का अल्फा परसेंट कौन पे करेगा? हमारा इंश्योरर, और री इंश्योरर कितना पे कर देगा? 1 माइनस अल्फा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ प्रपोर्शन वर्ड से हमें क्या पता लग रहा है कि अल्फा की रेंज क्या हो जाएगी? अल्फा विल बी बिटवीन 0 to 1। ऑलराइट, 1 का क्या मतलब है? अल्फा का 1 का मतलब कि पूरा का पूरा प्रपोर्शन कौन रिटेन कर ले रहा है? इंश्योरर। सो देयर इज नो इंश्योर, बेसिकली नो री इंश्योरेंस। सो अल्फा इज 1 का क्या मतलब हुआ? नो री इंश्योरेंस। वाई? क्योंकि 100 का 100% कौन रिटेन कर ले रहा है? इंश्योरर रिटेन कर रहा है। नाउ इस केस में हमारा वाई क्या हो जाएगा? वाई हमने क्या डिफाइन करा था? वाई इज द क्लेम अमाउंट पेड बाय द इंश्योरर। तो वाई हमारे इस केस में अल्फा एक्स हो जाएगा, एक्स का अल्फा परसेंट इंश्योरर पे कर रहा है। सिमिलरली जेड हमारा हो जाएगा 1 माइनस अल्फा एक्स। राइट, आई होप दिस इज क्लियर कि ये कैसे हमने लिखा। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। वाई आर वी टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेड वैल्यू? क्योंकि क्लेम अमाउंट इज अनसर्टेन, कि क्लेम अमाउंट क्या आएगा? इट इज अननोन, तो हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही मॉडल कर रहे हैं। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू पेड, एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट पेड बाय द इंश्योरर क्या हो जाएगा हमारा? एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा एक्स, अल्फा बीइंग ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? अल्फा टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर हम लोग री इंश्योरर की पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। राइट, नाउ कमिंग ऑन टू द वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ वाई हमारा क्या हो रहा है? वेरिएंस ऑफ वाई हमारा हो जाएगा वेरिएंस ऑफ अल्फा एक्स, अल्फा स्क्वायर होके बाहर आएगा, अल्फा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर हम वेरिएंस ऑफ जेड की बात करें, वेरिएंस ऑफ 1 माइनस अल्फा की पावर एक्स, अल्फा इंटू एक्स, 1 माइनस अल्फा हमारा स्क्वायर होके बाहर आएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि हमने कैसे लिखा? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड, वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ जेड। नाउ दिस इज व्हेन वी हैव देयर इज reinsurance. Now let us talk about no reinsurance. नो री इंश्योरेंस का क्या मतलब है? अल्फा इज 1, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या हो जाएगा? जब कोई री इंश्योरेंस ही नहीं है तो पूरा का पूरा क्लेम अमाउंट कौन पे कर रहा है? इंश्योरर पे कर रहा है, तो इंश्योरर का वाई इज बेसिकली इक्वल टू एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ वाई सेम एज वेरिएंस ऑफ एक्स। अब हमने जो ऊपर पर्पस ऑफ री इंश्योरेंस लिखा उसका पहला आर्ग्यूमेंट क्या था? कि इंश्योरर क्या करना चाह रहा है? री इंश्योरेंस लेके अपना मीन क्लेम अमाउंट को रिड्यूस करना चाह रहा है। तो हमारा विद इंश्योरेंस, विद री इंश्योरेंस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या है? अल्फा टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अल्फा किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 से 1 के बीच में। सो अल्फा इज lies between 0 to 1, so this quantity has definitely reduced from expectation of x. So we can clearly see mathematically कि कैसे अपना मीन क्लेम अमाउंट इंश्योरेंस का रिड्यूस हो रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस अगर री इंश्योरेंस नहीं होगा तो इज सेम एज वेरिएंस ऑफ एक्स, बट अगर हम री इंश्योरेंस के साथ की बात कर रहे हैं तो वेरिएंस रिड्यूसेस टू अल्फा स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स। अल्फा क्योंकि एक नंबर 0 से 1 के बीच में अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा नंबर हो जाएगा, तो वेरिएंस भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंश्योरेंस का कैसे रिड्यूस हो रहा है। राइट, तो हम लोग ने पर्पस ऑफ री इंश्योरेंस, हमारे चारों पॉइंट्स क्लियर है कि मीन क्लेम अमाउंट कैसे रिड्यूस होता है और वेरिएंस कैसे रिड्यूस होता है, देन कैसे अपना रिस्क रिड्यूस करके इंश्योरेंस कंपनी अपना सेल बिजनेस बहुत और ज्यादा सेल कर सकती है, एंड फोर्थ कैसे री इंश्योरेंस की हम लोग एक्सपर्टीज यूज कर सकते हैं। राइट, सो प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस वर्क्स लाइक दिस। हम लोग देख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस। नाउ वन मोर थिंग, हमने ऊपर एक रिलेशनशिप डिराइव करा विच वाज x इज इक्वल्स टू y प्लस z। राइट, अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन ले तो दिस कम्स आउट टू बी एक्सपेक्टेशन ऑफ y प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ z, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन को स्प्लिट आउट कर सकते हैं, एंड जो भी हमने यहाँ दो एक्सपेक्टेशन निकाली हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि दैट सम्स अप टू नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x। दैट इज फाइन, बट क्या हम वेरिएंस ऑफ x को ऐसे लिख सकते हैं? वेरिएंस ऑफ y प्लस वेरिएंस ऑफ z? दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। ये कब होल्ड करता है? दिस होल्ड्स ओनली व्हेन y एंड z आर इंडिपेंडेंट। बट क्या y और z हमारे इंडिपेंडेंट एंड वेरिएबल्स हैं? अगर हम लोग सोच के देखें, y क्या है? कितना क्लेम अमाउंट
कितना पार्ट इंश्योरर पे कर रहा है, जेड क्या है, कितना क्लेम अमाउंट री इंश्योरर पे कर रहा है। तो अगर वाई लेट्स से 80% पे कर रहा है तो जेड 20% पे करेगा, वाई 90% पे कर रहा है तो जेड 10% पे करेगा, वाई अगर सिर्फ 60% पे कर रहा है तो वाई 40% पे, जेड 40% पे करेगा। सो अगर इंश्योरर ज्यादा पे कर रहा है तो री इंश्योरर उतना ही कम पे कर रहा है, अगर इंश्योरर कम पे कर रहा है तो री इंश्योरर उतना ही ज्यादा पे कर रहा है। सो हम लोग देख सकते हैं कि वाई एंड जेड आर डेफिनेटली रिलेटेड, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है। तो अगर हमें इसी वे में लिखना है, अगर हमें इसी अप्रोच से जाना है तो वी कैन राइट वेरिएंस ऑफ वाई प्लस वेरिएंस ऑफ जेड प्लस 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ वाई कॉमा जेड। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। बट क्या हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे? द आंसर इज नो। वाई? क्योंकि हमारे पास बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने कैलकुलेशंस देखी हैं ऊपर कि वेरिएंस ऑफ वाई वेरिएंस ऑफ जेड हम कैसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वाई और जेड को हमने कैसे डिफाइन करा अंडर अ प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस, राइट। वेरिएंस ऑफ वाई वेरिएंस ऑफ जेड भी क्लियर, आई होप कि कैसे हमने कैलकुलेट करा। नाउ प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट, तो इससे हम बहुत ही कम क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, बट स्टिल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, प्लीज राइट डाउन। claims from a certain portfolio claims from a certain portfolio have a Pareto distribution with parameters alpha equal to 6 and lambda equal to 300। तो हमें x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या गिवन है? परेटो 6,300। इंश्योरर हैज अ प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस अरेंजमेंट in place with the retained proportion of 80%, so alpha is 0.8. I hope this is clear. Find mean and variance of the claim amounts paid by the insurer and reinsurer। सो हम लोग क्या कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड, वेरिएंस ऑफ वाई एंड वेरिएंस ऑफ जेड, राइट। नाउ वन मोर थिंग टू नोट डाउन बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन कि वी आर ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स। हम लोग वाई को भी एक्स की टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग जेड को भी एक्स की टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्टेशन वेरिएंस सब चीज के फॉर्मूले किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई इज दिस? क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा? हमें एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नोन होगा सिर्फ। वी आर नॉट गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई एंड जेड। एक्स यानी क्लेम अमाउंट क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, वी आर अवेयर ऑफ दैट, बट इंश्योरर कितना पे करता है या री इंश्योरर कितना पे करता है, वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, वी आर नॉट गिवन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट वाई एंड जेड। इसलिए हम हर चीज को एक्स की टर्म्स में ही लिखेंगे। इवन व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सेस ऑफ लॉस, उसमें हम देखेंगे कि हम हर चीज को एक्स की टर्म्स में ही लेके आने का ट्राई कर रहे हैं। ऑलराइट, सो वी नो कि हम इस केस में y को कैसे डिफाइन करेंगे? 0.8x, और z को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? 0.2x, राइट। एज अबव, एक्सपेक्टेशन ऑफ y हमारा क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और वेरिएंस ऑफ y हमारा हो जाएगा 0.8 स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। सिमिलरली ऑन z, एक्सपेक्टेशन ऑफ z हो जाएगा 0.2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और वेरिएंस ऑफ z क्या हो जाएगा? 0.2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। आई होप दिस इज क्लियर कि हम लोग ने कैसे लिखा। तो हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x और सॉरी दिस शुड बी वेरिएंस ऑफ x। सो वी नीड एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x। पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। फॉर अ परेटो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज लैम्डा बाय अल्फा माइनस 1 which is 300 by 5 which comes out to be 60। वेरिएंस को हम लोग कैसे निकालते हैं? मीन का स्क्वायर विच इज 60 का स्क्वायर इंटू अल्फा बाय अल्फा माइनस 2, राइट। वेरिएंस ऑफ एक्स हमारा आ जाएगा
50, 400, right? Now using this एक्सपेक्टेशन ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y, एक्सपेक्टेशन ऑफ z, वेरिएंस ऑफ z हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y हमारा हो जाएगा 48, एक्सपेक्टेशन ऑफ z हमारा हो जाएगा 12, राइट? वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा 3, 4, 5, 6 एंड वेरिएंस ऑफ z हो जाएगा 216. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. कैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ y, एक्सपेक्टेशन ऑफ z, वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ z हम डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दैट वी हैव. नाउ प्लीज नोट द सॉल्यूशन एंड देन वी कैन कंटिन्यू अहेड. सो आई होप प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस इज वेरी क्लियर कि प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस कैसे ऑपरेट करता है. नाउ विल स्टार्ट विद नॉन प्रोपोर्शनल. यहां हम बात कर रहे हैं एक्सेस ऑफ लॉस की, जिसको वी ऑल्सो से XOL, राइट? अब XOL में समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि XOL व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेस ऑफ लॉस. सो लेट्स से वी हैव दी क्लेम अमाउंट, 0 से इन्फिनिटी हमारी क्लेम अमाउंट जाती है, राइट? सो इंश्योरर और री इंश्योरर के बीच में जैसे हमने एक ओवरव्यू लिया, इसको समझा कि एक्सेस ऑफ लॉस में क्या होता है कि एक लिमिट तक का पार्ट कौन पे करता है, इंश्योरर, और उस लिमिट से ऊपर का पार्ट कौन पे करता है, री इंश्योरर. नाउ उस लिमिट को क्या बोलते हैं, उस लिमिट को हम डिनोट करते हैं बाय M, और इसको हम बोलते हैं रिटेंशन लिमिट. दिस M इज नोन एज द रिटेंशन लिमिट. इसका क्या मतलब हुआ कि ये पोर्शन कौन पे करेगा, M से ऊपर का पोर्शन कौन पे करेगा, री इंश्योरर, और ये जो प्रोपोर्शन है हमारा M तक का प्रोपोर्शन कौन पे करेगा, दिस विल बी पेड बाय दी इंश्योरर, राइट? M तक का पार्ट कौन पे करेगा, इंश्योरर. M से ऊपर का पार्ट कौन पे करेगा, री इंश्योरर. और ये लिमिट को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन लिमिट, और हम इसको डिनोट करते हैं बाय M. नाउ एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से M इज 400 और हमारे पास क्लेम अमाउंट कुछ इस तरह से है 200, 300, 400, 550 और 700. अब हम लोग देखते हैं y और z एक्सेस ऑफ लॉस में क्या क्या अमाउंट्स पे करते हैं, राइट? अब 400 हमारा क्लेम अमाउंट है 200 एंड हमारी रिटेंशन लिमिट इज 400. तो पूरा का पूरा क्लेम अमाउंट रिटेंशन से बिलो है, तो कौन पूरी की पूरी अमाउंट कौन पे करेगा, इंश्योरर. और इंश्योरर क्या पे करेगा, 0, राइट? 300 अगेन इज बिलो द रिटेंशन, इंश्योरर क्या पे कर देगा, 300, री इंश्योरर क्या पे करेगा, 0. सिमिलरली फॉर 400 इंश्योरर पूरा का पूरा पे कर देगा, री इंश्योरर अभी पिक्चर में नहीं है. नाउ 550, अब क्लेम हमारा रिटेंशन से ऊपर चला गया, तो इस केस में इंश्योरर क्या पे करेगा, अपनी मैक्सिमम लिमिट विच इज 400, और बाकी का बचा हुआ कौन पे करेगा, री इंश्योरर. सिमिलरली ऑन दिस, ऑलराइट? तो हमने देखा कि कैसे जब रिटेंशन लिमिट एक्सीड होती है तो कुछ पार्ट कौन पे करता है, री इंश्योरर पे करता है, राइट? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर एज वेल कि कैसे रिटेंशन लिमिट ऑपरेट कर रही है. नाउ हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं y और z को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग. तो कंडीशनल बनेगा पहली बात तो कि y किस कंडीशन में क्या पे करता है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इफ कंडीशन किस पे होगी, लिमिट पे. प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव एग्जांपल कि जब जब x हमारा m है, m से नीचे है, विच इज दीज 3 केसेस. जब भी हमारा क्लेम अमाउंट है वो या तो m के बराबर है या m से नीचे है, तो इंश्योरर क्या पे कर दे रहा है, पूरा का पूरा क्लेम अमाउंट पे कर दे रहा है, राइट? हमने देखा कि ये नीचे है, ये नीचे है, 300 एंड 400 इज इक्वल टू द रिटेंशन, तो उस केस में y ने पूरा का पूरा क्लेम अमाउंट पे कर दिया. नाउ व्हाट अबाउट द केसेस जब हमारा क्लेम अमाउंट रिटेंशन को एक्सीड कर दे रहा है, दैट इज ग्रेटर देन m. उस केस में हमारा इंश्योरर क्या पे कर रहा है, दी रिटेंशन लिमिट, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. सिमिलरली अगर हम z को डिफाइन करने का ट्राई करें, कंडीशन वुड बी सेम. ट्राई टू विजुअलाइज फ्रॉम द अबव एग्जांपल. अगर हमारा क्लेम रिटेंशन से नीचे है तो इंश्योरर री इंश्योरर क्या पे कर रहा है, कुछ नहीं पे कर रहा है. अगर हमारा क्लेम रिटेंशन से ऊपर जा रहा है तो उस केस में री इंश्योरर कितना पे कर दे रहा है, x माइनस m, विच इज क्लियर फ्रॉम दीज 2 अमाउंट्स, राइट? अच्छा, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें एक सिंगल लाइन में लिखना हो तो दिस कैन बी रिटन एज मिनिमम ऑफ x, m, और z को हम लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ 0, x माइनस m. अगर हम कंडीशनल वे में नहीं लिखना चाह रहे, हम एक सिंगल लाइन में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना चाह रहे हैं,
तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम सेम अमाउंट्स डाल के देखेंगे विल गेट दी सेम results. I hope this part is clear. Please note this down. Now please note down a very important note. Both y and z are mixed random variables. Both y and z are mixed random variables in case of excess of loss. मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो किसी एक रेंज पे कंटिन्यूअसली बिहेव करते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की तरह बिहेव करते हैं, एंड किसी एक पार्ट ऑफ द रेंज पे वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, राइट। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाली जो रेंज है इस पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है वाई, क्योंकि वो फिक्स्ड अमाउंट है। एंड जो ऊपर वाली रेंज है हमारी दिस रेंज, इसमें वो एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। सिमिलरली वाई हमारा बिलो रिटेंशन में क्या एक डिस्क्रीट वैल्यू पे बिहेव कर रहा है, एंड अबव द रिटेंशन वो एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। आई होप दिस नोट इज वेरी क्लियर। नाउ व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे 0 to infinity y into why are we writing y into fx dx? why is that? क्योंकि अगर हम एक्सपेक्टेशन जनरली जो हमने पढ़ा है अभी तक कि अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू एफ वाई डी वाई, राइट। जो भी रैंडम वेरिएबल करना है उसको उसी के पीडीएफ से मल्टीप्लाई करा एंड उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, राइट। बट वाई आर वी राइटिंग एफ एक्स? तो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, अगर मैं बोलूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स, राइट। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। सिमिलरली वाई क्या है, वाई को हमने यहाँ पे जो डिफाइन करा है, वाई इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, तो इसीलिए हम वाई को एफ एक्स के पीडीएफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। सो वाई इज दिस, y is a function of x, y एक फंक्शन ऑफ x है, इसीलिए हम उसको x के पीडीएफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम एक्सपेक्टेशन को पूरा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो अब हमने देखा सबसे पहले एक जनरल फॉर्म लिख दी। अब y किस पॉइंट पे स्प्लिट आउट हो रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन m पे, तो हम स्प्लिट करते हैं हमारे इंटीग्रेशन को 0 से m y इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस m से इन्फिनिटी y इंटू एफ एक्स डी एक्स। क्या करा हमने, हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ इंटीग्रेशन को स्प्लिट आउट करा है बेस्ड ऑन आवर कंडीशन। नाउ 0 से m के बीच में y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू x, तो हम रिप्लेस कर देंगे x इंटू एफ एक्स डी एक्स, और m से इन्फिनिटी वाली रेंज में y किसके इक्वल है, m की इक्वल है, राइट। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट को हम एज इट इज रखेंगे एंड लास्ट पार्ट को भी हम एज इट इज रखेंगे। हम लोग क्या चेंज करेंगे, हम लोग एक टर्म ऐड करेंगे m से इन्फिनिटी x इंटू एफ एक्स डी एक्स, सेम टर्म को हम माइनस करेंगे, राइट। हमने क्या करा, हमने सेम टर्म ऐड करी, सेम टर्म सब्ट्रैक्ट करी। इससे हमारा क्या फायदा हो रहा है, अगर हम इस पूरे को कंबाइन करके देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एवरीथिंग इज सेम, हम रेंज को कॉमन कर सकते हैं x इंटू एफ एक्स डी एक्स, और बाकी दो इंटीग्रेशन हमारे एज इट इज रहेंगे, प्लस राइट। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x, राइट, माइनस, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं x माइनस एम एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम m टू इन्फिनिटी। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और ये किसकी इक्वल आ रहा है, हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ y की इक्वल आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेशन ऑफ y हमारा किसकी इक्वल आ रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस हम क्वांटिटी, राइट। नाउ अब ये क्वांटिटी क्या, व्हाट इज दिस क्वांटिटी, बेसिकली ये क्वांटिटी क्या हो सकती है, इफ यू गो फ्रॉम द लॉजिक जो हमने इनिशियली डिफाइन करा, जो रिलेशन x इज y प्लस z, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ z।
So expectation of y is expectation of x minus expectation of z. So expectation of y is equal to expectation of y. So this whole quantity is expectation of z. अगर हम लोग z का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने यहाँ डिफाइन करा, अगर हम इसको यूज करके भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालेंगे तो विल गेट दी सेम रिजल्ट. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y को भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं फॉर आर समरी is m to infinity x minus m fx dx. राइट. एक्सपेक्टेशन ऑफ y हमने देखा कैसे निकला, एक्सपेक्टेशन ऑफ z कैसे हमने कैलकुलेट करा. नाउ राइट डाउन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में भी आया हुआ है. अभी तक हमने किसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, सिर्फ x का. नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन. राइट डाउन द pdf ऑफ y. Write down the pdf of y under an XOL arrangement with retention limit as m. क्या पूछा गया हमसे, हमें बोला गया है पीडीएफ लिखने का, किसका, इंश्योरर का पीडीएफ लिखना है अंडर केस ऑफ एक्सेस ऑफ लॉस इंश्योरेंस री इंश्योरेंस विद रिटेंशन ऑफ m. तो सबसे पहले एक चीज को हम देखते हैं कि अगर मेरे को y का पीडीएफ लिखना है तो मेरे को किसकी रेंज यूज करनी पड़ेगी, y का. रिमेंबर, अगर हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं, लेट्स से x फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और विद पैरामीटर लैम्डा, तो fx कैसे डिफाइन करते हैं हम, लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x फॉर x ग्रेटर देन 0. ये किसकी रेंज है, दिस इज रेंज ऑफ x. तो हमें y का पीडीएफ लिखना है तो एक चीज तो क्लियर है कि हमें रेंज किसकी यूज करनी पड़ेगी, y की. अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो y क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, अगर हम हमारे एग्जांपल के थ्रू भी देखें, y या तो x ले लेगा वैल्यू या वो ले लेगा m. राइट. तो y कैन बी लेस देन m, या तो m से छोटी कोई वैल्यू ले सकता है y, या एट मैक्स y हमारा क्या वैल्यू ले सकता है, m ले सकता है, बिकॉज उससे ऊपर का क्लेम री इंश्योरर के पास चला जाएगा. राइट. अब y इज लेस देन m, जब हमारा इंश्योरर है जो m से छोटी अमाउंट पे कर रहा है, वो कब होगा, जब हमारा क्लेम ही इनिशियली इज बिलो द रिटेंशन लिमिट. राइट. तो पीडीएफ जब हमारा क्लेम अमाउंट इज लेस देन m, तो पीडीएफ ऑफ y इज इक्वल टू पीडीएफ ऑफ x. राइट. और y m के इक्वल कब होगा, जब भी हमारा क्लेम अमाउंट एक्सीड करेगा, या तो इक्वल होगा या एक्सीड करेगा रिटेंशन लिमिट को. राइट. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीडीएफ ऑफ y. राइट. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि y की रेंज में ही हमें लिखना है सबसे पहली बात, और y हमारी या तो m से छोटी वैल्यूज ले सकता है हमारा इंश्योरर, या वो m की इक्वल वैल्यू लेगा. और वो कब लेगा, जब वो m से छोटे अमाउंट पे कर रहा है. इसका क्या मतलब है कि क्लेम हमारा रिटेंशन से नीचे है, तो उस केस में पीडीएफ ऑफ y सेम एज पीडीएफ ऑफ x. और y m की इक्वल कब होगा, जब भी हमारा क्लेम अमाउंट इनिशियली m होगा या m से ग्रेटर होगा. राइट. सो अगेन अब इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन, अराउंड 80 to 90% ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारा क्लेम अमाउंट्स क्या फॉलो कर रहे हैं, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम परेटो के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करेंगे. लेट अस ट्राई टू गेट अ जनरल बेसिकली ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली एग्जाम में नहीं यूज कर सकते हैं, बट वी आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि परेटो के इंटीग्रेशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. राइट. सो इसको भी हम एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं. राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज. derive a formula for expectation of y. Derive a formula for expectation of y and expectation of z. Expectation of y and expectation of z when the individual claim amounts follow Pareto distribution with retention m. Pareto distribution with retention m under an XOL arrangement. तो हमें क्या गिवन है, हमें बोला गया है कि x फॉलोज परेटो अल्फा कॉमा लैम्डा, और हमारी रिटेंशन गिवन है हमें m. दिस बेसिकली मींस XOL अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं. राइट. नाउ सबसे पहले हम लोग y की डेफिनेशन लिख लेते हैं. y कैसे हमने डिफाइन करा,
अगर हमारा क्लेम अमाउंट इज अबव द रिटेंशन तो वाई उस केस में क्या पे करेगा, एम पे करेगा, राइट। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड को हमने डिफाइन करा, अगर हमारा क्लेम अमाउंट इज बिलो द रिटेंशन तो हम कुछ नहीं पे करेंगे, री इंश्योरर कुछ पे नहीं करेगा। अगर हमारा क्लेम अमाउंट इज अबव द रिटेंशन तो री इंश्योरर पे करेगा अमाउंट इक्वल टू एक्स माइनस एम। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि हमने कैसे डेफिनेशन लिखा। नाउ हमने ऊपर देखा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालने के लिए हमें क्वांटिटी चाहिए विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड। सो विल स्टार्ट विद एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई को डायरेक्टली लिख सकते हैं यूजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और एक्स हमारा परेटो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली टेबल से यूज कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमारा जेड की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो वी विल रिमेन विद ओनली एम टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एक्स माइनस एम अगेन एफ एक्स डी एक्स, दैट इज अगेन ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। हम रिप्लेस करते हैं पीडीएफ ऑफ एक्स, क्या होता है परेटो का पीडीएफ, हमने लास्ट क्लास में भी देखा, लैम्डा अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा लैम्डा प्लस एक्स टू द पावर अल्फा प्लस 1 dx, राइट। अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा बाहर ले सकते हैं बिकॉज दीज आर कॉन्स्टेंट्स, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस एम बाय लैम्डा प्लस एक्स टू द पावर अल्फा प्लस 1 dx, राइट। अब जैसे हमने नाउ विल सी कि हम लोग जैसे हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास में देखा हम एक्सपेक्टेशन कैसे डिराइव करते हैं, हम सिमिलर एडजस्टमेंट यूज करेंगे परेटो का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। विल राइट लैम्डा प्लस एक्स माइनस लैम्डा माइनस एम, लैम्डा को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करा एंड वी हैव द डिनोमिनेटर लैम्डा प्लस एक्स अल्फा प्लस 1 dx, राइट। सिमिलरली हम इसको वापस से स्प्लिट करेंगे, क्या टर्म हमारे पास बचेगी, लैम्डा प्लस एक्स टू द पावर अल्फा माइनस, दो इंटीग्रेशन में हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें विल गेट लैम्डा प्लस एक्स माइनस अल्फा प्लस 1 बाय 1 माइनस अल्फा, यहाँ हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस एम लैम्डा प्लस एक्स की पावर माइनस अल्फा बाय माइनस अल्फा, और हमारी लिमिट्स क्या है, इन्फिनिटी और एम। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय 1 माइनस अल्फा लैम्डा प्लस एक्स टू दी पावर अल्फा माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस एम बाय अल्फा लैम्डा प्लस एक्स टू दी पावर अल्फा, और हमारी लिमिट एज इट इज इन्फिनिटी एंड एम। नाउ फर्दर अगर हम लिमिट्स यूज करें तो अल्फा लैम्डा टू दी पावर अल्फा रिमेन्स द सेम। अगर हम इन्फिनिटी पुट करें सबसे पहले, अगर हम लोग इन्फिनिटी पुट करें तो इन्फिनिटी दोनों के केस में डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, एंड अगर हम एन एम पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय 1 माइनस अल्फा लैम्डा प्लस एम टू दी पावर अल्फा माइनस 1, राइट। एंड दूसरी टर्म हमारे पास आएगी लैम्डा प्लस एम अल्फा लैम्डा प्लस एम टू दी पावर अल्फा, ऑलराइट। अगर हम नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं नेगेटिव साइन को, वी कैन राइट दिस अल्फा माइनस 1 लैम्डा प्लस एम टू दी पावर अल्फा माइनस 1 माइनस लैम्डा, we can write this directly as 1 by alpha lambda plus 1 की पावर alpha minus 1. Now this quantity is same on both the sides, हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर ले सकते हैं इस टर्म को, लैम्डा प्लस एम टू दी पावर अल्फा माइनस 1, और अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे, वी आर लेफ्ट विद 1 by alpha minus 1 minus 1 by alpha. Further solving this, ब्रैकेट की बाहर की टर्म इज एज इट इज अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1, तो हमारी अल्फा और अल्फा कट आउट हो गया, सिमिलरली ये और ये हमारा कट हो जाएगा, और फाइनली वी आर लेफ्ट विथ लैम्डा टू द पावर अल्फा बाय अल्फा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1 टू द पावर अल्फा माइनस 1। ये हमारा क्या आया, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड। तो हम लोग क्यों ये सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि परेटो का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि दीज रिजल्ट्स आर नॉट गिवन इन द टेबल्स, हमें ये हर बार क्वेश्चन में एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि हाउ डू वी रीच दिस रिजल्ट। नाउ वंस वी हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड, राइट। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स हमारा क्या फॉलो कर रहा है, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, इन परेटो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इज लैम्डा बाय अल्फा माइनस 1 माइनस
और एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड को हम माइनस कर देंगे विच इज दिस. सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. परेटो के मेजरली जो क्वेश्चन है वो परेटो के देखने मिलेंगे, और हमने देखा कि हाउ डू वी सॉल्व फॉर परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर नाउ. Now finally we'll end today's class with a question. Please note down. Claims arising from a portfolio have a Pareto distribution with parameters 3, 500, have a Pareto distribution with parameters 3, 500. The insurer affects individual excess of loss reinsurance. The insurer affects individual excess of loss reinsurance with a retention limit of 400, calculate expected mean claim amount paid by the insurer and reinsurer. अगेन हमसे क्या पूछा गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ y एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ z, राइट. तो परेटो डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमने देखा कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे. सो हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूला में, ये वाले जो फॉर्मूला हमने डिराइव करा है, हम इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. एग्जाम में वी हैव टू डिराइव दिस एंटायर इंटीग्रेशन. तो अगर हम लोग वैल्यूज रिप्लेस करें, सो वी हैव 500 टू द पावर 3, 2 into 500 plus retention is our 400 to the power alpha minus 1, which comes out to be 2, right. Solving this, we get expectation of z as 77.1605. we get 77.1605. और एक्सपेक्टेशन ऑफ y को अब हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z. एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, 500 लैम्डा बाय अल्फा माइनस 1 विच इज 2 माइनस which comes out to be 172.8395. एक्सपेक्टेशन ऑफ y और एक्सपेक्टेशन ऑफ z हमने कैसे निकाला, हम लोगों ने अभी देखा परेटो का, एंड वी हैव रिप्लेस द वैल्यूज. एक्सपेक्टेशन ऑफ z हम अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ z कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ y को डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z करके लिख सकते हैं. सो दीज आर बेसिकली द एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट वी हैव, राइट. तो अगर हम लोग देखें अगेन कि अगर री इंश्योरेंस नहीं होता तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होता है, सेम एज एक्सपेक्टेशन ऑफ x विच इज 500/2 जो कि होता 250. बट री इंश्योरेंस लेने के बाद इंश्योरर का मीन क्लेम अमाउंट कितना रह गया, 172. क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि कैसे मीन क्लेम अमाउंट जो है इंश्योरर का रिड्यूस हो गया थ्रू री इंश्योरेंस. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. विल सी अनदर विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.